देखो अब अपन ये तो सीख चुके हैं, पोजीशन के इक्वेशन को लिखते हैं ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा नॉट। ये पोजीशन की इक्वेशन हो जाती है। ऑसिलेशन करते हुए पार्टिकल की, एसएचएम करते हुए पार्टिकल की पोजीशन की इक्वेशन। और वेलोसिटी अगर चाहिए तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे। एक्स का डिफरेंशिएशन बी ए रहेगा, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा नॉट, और इसका डिफरेंशिएशन करते तो ओमेगा और आ जाता है। यहाँ से ये ध्यान रख लेना है, ये वाली जो वैल्यू है यही मैक्सिमम वैल्यू बताती है, बी मैक्स। तो ये प्लस माइनस ई ओमेगा हो जाता है। फिर इसी को और डिफरेंशिएट करते हैं तो एक्सेलरेशन मिलता है ए, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस हो जाएगा ए ओमेगा, इसका एक बार और ओमेगा आएगा, ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस हो जाएगा थीटा नॉट हो जाएगा। इसी को ऐसे लिखते हैं, देखो ए इज इक्वल टू ये वाला माइनस साइन, ये ए साइन स्क्वायर है, ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा नॉट को वापस से एक्स लिख दें तो ये कुछ ऐसा हो जाता है, ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो यही वाली इक्वेशन से पता लगता है कि कोई भी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है कि नहीं। ए होना चाहिए माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ओमेगा भी अपन ने निकाला था, ओमेगा की वैल्यू थी ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू थी के बाय एम, और सॉल्व करके इससे टाइम पीरियड निकाला था, ये 2 पाई एम बाई क्या होता है, के होता है। ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला है। किसके टाइम पीरियड का, एसएचएम। कोई भी मोशन एसएचएम है कि नहीं ये कैसे पता चलता है, इस इक्वेशन से। अगर किसी इक्वेशन में ए माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स हो जाए तो वो एसएचएम इक्वेशन है, और उसका टाइम पीरियड ये निकल के आता है, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम बाई के निकल के आता है। तो ये सारा अपन ने देख लिया है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होती है वहीं से क्वेश्चन आने की। नीट के एग्जाम में इसमें से ही क्वेश्चन अक्सर आता रहता है। तो ये टॉपिक होता है सिंपल पेंडुलम। यहां से क्वेश्चन अधिकतर बनता है, सिंपल पेंडुलम, और ये बहुत आसान सा होता है। देखो सिंपल पेंडुलम में पहले से भी आप जानते हो काफी चीजें इसके बारे में। इसमें एक सीलिंग से एक थ्रेड लटका देंगे, और ये जो थ्रेड होगी इससे एक हैवी मास अटैच करेंगे, और जो ये अपन ने स्फेरिकल मास अटैच कर दिया, इस स्फेरिकल मास को कहेंगे बॉब। और ये जो स्ट्रिंग है, यहाँ पे ये जो स्ट्रिंग यूज कर रहे हैं, ये स्ट्रिंग बहुत लाइट होनी चाहिए। लाइट का मतलब मासलेस होनी चाहिए, इसका मास नेग्लिजिबल होगा, मासलेस, और इनएक्सटेंसिबल होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि कुछ मास लटकाया तो इसकी लेंथ बढ़ गई, इसकी लेंथ इनएक्सटेंसिबल होनी चाहिए। इनएक्सटेंसिबल मतलब इसकी लेंथ कैसी रहनी चाहिए, कांस्टेंट रहनी चाहिए। तो इस अरेंजमेंट को ही अपन कहते हैं सिंपल पेंडुलम कहते हैं, सिंपल पेंडुलम। अब इसमें ऑसिलेशन करवाना है तो इसको स्लाइटली डिस्प्लेस करके छोड़ना पड़ेगा। ये इसकी मेन पोजीशन हो जाएगी, इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे। थोड़ा सा डिस्प्लेस क्यों करने को बोल रहे हैं, समझना। इधर ये एंगल थीटा हो गया, कुछ ऐसा डिस्प्लेस करना है कि इसका जो थीटा है बहुत छोटा रखना है। बहुत छोटा क्यों रखना है, क्योंकि अगर थीटा ज्यादा कर दिया तो इसका मोशन स्ट्रेट लाइन में नहीं रह पाएगा। आपने ये थीटा, तो ये एंगल बनना शुरू हो जाएंगे। बहुत छोटा सा थीटा रखना ताकि ये लगभग स्ट्रेट लाइन मेंटेन रहे यहाँ पे। तो आपने इसको जरा सा डिस्प्लेस करके छोड़ दिया, और ये मोशन करना, ऑसिलेशन करना शुरू कर देगा। तो एक बार एक एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा, फिर मीन पोजीशन को क्रॉस करता हुआ दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन पर चला जाएगा। ये जो एंगल है ये थीटा लेना है,
ये एक एक्सट्रीम हो जाएगी जिसको E1 बोलते हैं, ये दूसरी एक्सट्रीम हो जाएगी जिसको E2 बोलेंगे। पाथ इसका लगभग स्ट्रेट लाइन रखना है और उसके लिए एंगल कैसा होना चाहिए। आपने इसको ले जाके इतनी दूर से छोड़ा तो फिर वो लीनियर एसएचएम नहीं रह जाएगा, वो तो एंगुलर एसएचएम हो जाएगा। अपन को इसको लीनियर एसएचएम में बनाए रखना है। तो यहाँ पर देखो, ये इसको जो डिस्प्लेस किया थोड़ा सा, इस डिस्प्लेसमेंट को हमने कंसीडर कर लिया, एक्स कंसीडर कर लिया। तो सबसे पहले आपको समझना है कि कौन सा फोर्स इसको बार बार मेन पोजीशन की तरफ ला रहा है। ये वाली पोजीशन अपन सीख चुके हैं, इसको क्या बोलते हैं, मेन पोजीशन बोलते हैं। डिस्प्लेस करके जहां तक ले गए वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वाली पोजीशन हो जाएगी, वो एक्सट्रीम पोजीशन। ऐसी दूसरी तरफ जाएगा, दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन पे। इन्हीं दोनों एक्सट्रीम पोजीशन के बीच में ऑसिलेशन करता रहेगा। ये ऑसिलेशन लगभग स्ट्रेट लाइन में चल रहे होंगे, तो इसको इसी ऑसिलेशन को हम क्या बोलते हैं, एसएचएम बोलते हैं। अब एसएचएम की कंडीशन क्या होती थी, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ क्या होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। तो हम यहाँ ये देखेंगे, पहले चेक करेंगे कौन सा फोर्स है जो यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स का रोल प्ले करेगा, इसको ऑसिलेशन करवा कौन सा फोर्स का है। तो वो वाले फोर्स को क्या बोलते हैं, हम रीस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। रीस्टोरिंग फोर्स यहाँ ऑसिलेशन करवाने के लिए जिम्मेदार है। तो वैसे इसमें कल भी बता दिया था मैंने, कल या इसके पहले वाले क्लास में। ये वाली मेन पोजीशन, ये कोई दूसरी पोजीशन है यहाँ पर। अब इसमें फोर्सेस दिखा दीजिए। फोर्स कैसे दिखाएंगे, अगर इसका मास m है तो नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा, mg। यहाँ पे कोई एंगल बन रहा है, थीटा एंगल बन रहा है, इसमें टेंशन फोर्स होगी जिसको T बोलेंगे। इसको अगर हम और आगे बढ़ा दें, इस लाइन को और आगे बढ़ा दें तो ये थीटा एंगल है, तो ये वाला भी थीटा हो जाएगा। mg को रिजॉल्व कर देंगे। तो रिजॉल्व कैसे करोगे, ये कंपोनेंट हो जाएगा mg का कॉस कंपोनेंट, और ये इसके परपेंडिकुलर जो होगा ये क्या हो जाएगा, mg का साइन कंपोनेंट हो जाएगा। तो रिस्टोरिंग फोर्स का रोल कौन प्ले करेगा, mg साइन थीटा। mg साइन थीटा वो फोर्स है जो बाद किस तरफ लग रहा होगा, मेन पोजीशन की तरफ लग रहा होगा। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, रिस्टोरिंग फोर्स का रोल कौन प्ले कर रहा है। तो रिस्टोरिंग फोर्स का रोल यहाँ पर प्ले करेगा mg साइन थीटा। और टेंशन क्या करेगा, टेंशन mg cos थीटा को बैलेंस कर देगा। टेंशन किसको बैलेंस कर देगा, mg cos थीटा को बैलेंस कर देगा। तो ये तो हुआ सिंपल पेंडुलम के बारे में। दो ही चीजें तो है सिंपल पेंडुलम में, एक स्फेरिकल बॉडी होती है जिसको बॉब कहते हैं, और एक स्ट्रिंग होती है। स्ट्रिंग की क्या प्रॉपर्टी है, अभी लिखा हमने। स्ट्रिंग कैसी होनी चाहिए, लाइट होनी चाहिए और इनएक्सटेंसिबल होनी चाहिए। इनएक्सटेंसिबल मतलब लेंथ उसकी चेंज नहीं होना चाहिए। अब हम इसमें निकालेंगे जिससे अपन को मतलब है टाइम पीरियड। इसका टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम जो एसएचएम कर रहा है उसका टाइम पीरियड निकालेंगे, सिंपल पेंडुलम। देखो, जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है उसका जनरल फॉर्मूला -k × x होता है, और रिस्टोरिंग फोर्स का रोल यहाँ पर कौन प्ले कर रहा है, mg साइन थीटा। इसको माइनस साइन के साथ लेते हैं क्योंकि आप डिस्प्लेस x करते हो तो ये वापस वहीं पर आ जाता है, मेन पोजीशन की तरफ लगता है, डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट लगता है। और ये हो गया -kx। फाइनली दोनों माइनस हट जाएंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, mg साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा kx हो जाएगा। अभी पीछे समझाया था मैंने, ये थीटा कैसा रखना होता है, बहुत छोटा रखना होता है। अगर थीटा बहुत छोटा रखेंगे तो इसमें जो साइन थीटा टर्म आ रही है इसको मैथमेटिकली क्या लिखा जा सकता है, थीटा। थीटा छोटा होता है तो साइन थीटा को सिर्फ थीटा लिख देते हैं। अगर हम साइन थीटा को सिर्फ थीटा कर देंगे तो जो ये इक्वेशन है mg साइन थीटा क्या बन जाएगी, mg इंटू थीटा बन जाएगी। और राइट साइड में क्या लिखा है, k इंटू एक्स लिखा हुआ है। एंगल का फॉर्मूला होता है आर्क लेंथ अपॉन रेडियस।
एंगल यहाँ पर थीटा है, इस डायग्राम में देखो ये एंगल थीटा है, इसको आर्क बोलेंगे। आर्क मतलब क्या हो गया, एक्स। स्ट्रिंग की कुछ लेंथ होगी, स्ट्रिंग की लेंथ को क्या ले लिया हमने, एल ले लिया, तो आर्क लेंथ कितनी हो जाएगी, एक्स, और रेडियस का मतलब यहाँ पर एल हो जाएगा। तो हम चेंज कर देंगे एंगल को, थीटा की जगह पर क्या पुट कर सकते हैं, एक्स अपॉन एल रख सकते हैं। तो अगर चेंज करिए, एम जी बदल दो, थीटा को क्या रखोगे, एक्स बाय एल, यहाँ पे क्या आ जाएगा, के एक्स। एक्स को कैंसिल कर सकते हैं, ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर एम जी बाय एल इज इक्वल टू के आ गया। इसको ऐसे लिख सकते हैं, एम बाय के तो नीचे कर दिया तो ये किसके इक्वल हो गया, एल अपॉन जी के इक्वल हो गया। बस हो गया हमारा काम। क्यों हो गया, क्योंकि हमें टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम का फॉर्मूला तो पहले से ही पता है। टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम, टाइम पीरियड एसएचएम का अपन पहले से ही जानते हैं, क्या होता है, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के, ये होता है। और हमने एम बाई के को यहाँ पे क्या ला दिया, एल अपॉन जी। तो अब फाइनली फॉर्मूला आ गया है, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी। ये सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है, जिसके ऊपर क्वेश्चन आएगा नीट के एग्जाम में, इस रिजल्ट के ऊपर टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी आएगा। अब क्वेश्चन में क्या पूछ सकते हैं वो आपको समझा दे रहा हूं मैं। रिजल्ट समझ में आ गया, जो इतनी सारी चीजें अभी तक बताया उसमें काम की बात, काम का रिजल्ट जो क्वेश्चन में यूज होगा वो क्या है, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। तो इस रिजल्ट से क्या समझ में आ रहा है, टाइम पीरियड किस बात के ऊपर डिपेंड कर रहा है, टाइम पीरियड किस बात के ऊपर डिपेंड कर रहा है, 2 पाई तो कांस्टेंट हो गया, और एल के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और जी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। एल तो क्या हो गया, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, और जी क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाएगा। और कैसे डिपेंड कर रहा है, टी इज प्रोपोर्शनल टू रूट एल हो जाएगा, और टी इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, रूट जी हो जाएगा। रूट एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और रूट जी के क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो क्वेश्चन यही कहीं से बना देते हैं वो उठा के। नोट नंबर 1, टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, रूट एल, और टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, रूट जी हो गया। टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट एल, टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, 1/√g हो जाएगा। अब देखो, अब इसमें क्या क्वेश्चन बना सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन बना सकते हैं। पहली बात, एक क्वेश्चन इसमें ऐसा बन सकता है कि ग्राफ पूछ सकते हैं आपसे, ग्राफ बिटवीन टाइम पीरियड एंड रूट एल, टाइम पीरियड और रूट एल के बीच का ग्राफ पूछ सकते हैं। तो इसको कैसे सोचेंगे, सुनना ध्यान से। हमें ये देख लिया कि टाइम पीरियड रूट एल के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर आप t इज इक्वल टू लिखेंगे, प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, k इंटू रूट एल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो, ये y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसका ग्राफ हो जाएगा, x का, x का मतलब रूट एल हो जाएगा यहाँ पे। तो y प्रोपोर्शनल टू x का जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है जो ओरिजिन से क्रॉस करता है। तो ग्राफ क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, पासिंग थ्रू ओरिजिन। और इस ग्राफ को बना दो बस, और x एक्सिस और y एक्सिस में जो लेना है उसको प्रॉपरली ले लो। तो y एक्सिस में क्या लेना चाहिए, t टाइम पीरियड, और x एक्सिस में क्या लेना चाहिए, रूट एल, एल नहीं लेना है, रूट एल लेना है। एक्स एक्सिस में क्या आएगा, रूट एल, और वाई एक्सिस में क्या आएगा, टी आएगा। तो इनके बीच का जो ग्राफ होगा वो कैसा बन जाएगा,
स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। टी और रूट एल के बीच का ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा। इसी में एक और चीज पूछ सकते हैं कि ग्राफ बिटवीन टी एंड एल, बस इतने से क्वेश्चन का आंसर बदल जाएगा। देखो यहाँ पे किसके बीच में ग्राफ पूछे थे, टी और रूट एल के बीच में। यहाँ रूट एल नहीं, क्या बदल गया, यहाँ पे रूट एल की जगह क्या आ गया, एल आ गया। मतलब y एक x हो जाएगी, एक क्वांटिटी y हो जाएगी। तो इस बार ग्राफ में चेंज आ जाएगा। कैसा चेंज आएगा, सुनना। हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि t इज प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, रूट एल होता है। स्क्वायर कर दो तो टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। ये टी स्क्वायर किसके प्रोपोर्शनल हो गया, एल के प्रोपोर्शनल हो गया। ये जो क्वांटिटी है ये वाई स्क्वायर लिखी हुई है, ये जो क्वांटिटी लिखी हुई है ये क्या लिखा हुआ है, एक्स। ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो ग्राफ कैसा होता है, पैराबोला होता है। तो इस बार ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं, कैसा बनेगा, पैराबोला। अब एक और दिक्कत जाती है, अब ये पैराबोला बनाओगे कैसे, क्योंकि कई टाइप के हो सकते हैं। देखो एक पैराबोला ऐसा भी हो सकता है, एक पैराबोला ऐसा भी हो सकता है। तो कैसे डिसाइड होता है कि देखो ये वाली वाई एक्सिस है और ये वाली कौन सी है, एक्स एक्सिस है। पैराबोला जो है उस एक्सिस के रिस्पेक्ट में बनाते हैं जिसकी पावर में 1 होता है। तो यहाँ y की पावर 2 है और x की पावर कितनी है, 1 है। तो यहाँ पे x की पावर 1 है, तो इसको जो जस्टिफाई करेगा पैराबोला वो कौन सा हो जाएगा, मतलब ये x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होना चाहिए पैराबोला। तो ये वाला पैराबोला हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें भी देखो तो ग्राफ तो पता चल गया पैराबोला होगा। अब इसको ऐसे दिखा देते हैं, ये हो जाएगा x एक्सिस और ये क्या हो जाएगा, y एक्सिस। क्या लेना है y में, y एक्सिस में तो t, देखो ये y स्क्वायर है, ये t स्क्वायर है, तो y का मतलब तो t ही हो गया। तो y एक्सिस में टाइम पीरियड लेना है, x एक्सिस में लेंथ लेनी है, तो ये क्या हो जाएगा, l हो जाएगा। तो जो पैराबोला बनेगा वो ऐसा बनता है, ऐसा बनता है पैराबोला। लेकिन टाइम पीरियड नेगेटिव थोड़ी ना होगा, माइनस में नहीं जाता। तो नीचे वाला पैराबोला उड़ा देते हैं आधा। समझ आया क्यों उड़ा दे रहे हैं, ये हटा दिया हमने, क्योंकि टाइम पीरियड नेगेटिव थोड़ी ना होगा, माइनस में थोड़ी ना होता है कभी टाइम पीरियड। 1 सेकेंड 2 सेकेंड -2 सेकेंड कभी नहीं आता टाइम पीरियड। तो ये ग्राफ हो गया। तो ये किस बात के लिए ग्राफ बन गया है, या तो t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l के लिए, या t स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l के लिए ग्राफ बन गया है। तो ये दो ग्राफ आपसे पूछ सकते हैं इसमें। अगली बात, और इसमें क्या क्वेश्चन बना सकते हैं, देखो कभी कभी कुछ ऐसा एडजस्टमेंट करते हैं कि g में चेंज आ जाता है। तो अगर g में चेंज आ रहा है तो उस g को हम बोलते हैं इफेक्टिव g, इफेक्टिव ग्रेविटी। g में अगर बदल जाएगा, कुछ ऐसा एडजस्टमेंट करे कि g में चेंज आ जाए, तो उस केस में क्या लेते हैं अपन, g इफेक्टिव लेते हैं। तो देखो जैसे टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई l बाय क्या आया था, g। तो अगर g में कुछ चेंज आएगा फिर फॉर्मूला कैसा बन जाएगा हमारा, g इफेक्टिव बन जाता है। ये फॉर्मूले का यूज कैसे चेंज आता है, सिंपल पेंडुलम को लिफ्ट के अंदर रख दो। मान लो ये एक एलिवेटर है, ये है एक एलिवेटर, और अब सिंपल पेंडुलम हमारा इसकी स्क्रीन से लटका हुआ है, ये इसकी सीलिंग से लटका हुआ है। ये एल लेंथ है, इसका मास m है। तो आपको ये पता है कि नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा, mg लग रहा होगा। अगर ये लिफ्ट रुकी हुई है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2 पाई l बाई जी ही होगा। लेकिन प्रॉब्लम तब होगी जब ये लिफ्ट ऊपर या नीचे एक्सेलरेट करेगी। तो अपन एक सिचुएशन ले रहे हैं, क्या सिचुएशन ले रहे हैं, पूरे सिस्टम को अपवर्ड एक्सेलरेट करवा दे रहे हैं। यहाँ पे ये जो लिफ्ट है, इस लिफ्ट में अपवर्ड एक्सेलरेशन हो रहा है, ये अपवर्ड एक्सेलरेट कर रही है, और उसका एक्सेलरेशन कितने एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है, ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है।
तो अगर लेफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है तो ये जो पूरा सिस्टम है, ये पूरा जो सिस्टम है ये बन जाता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और जब ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन जाएगा तो यहाँ पे अगर हमको न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लगाना है तो एक नकली फोर्स लेते हैं जिसको क्या बोलते हैं, सूडो फोर्स बोलते हैं। और फॉर्मूला इसका मास इनटू एक्सेलरेशन ही होता है, बस लगाते किस तरफ है, जिस तरफ सिस्टम जा रहा होता है उसके ऑपोजिट लगाते हैं। तो इस बार क्या करना है, देखो इस बॉब के ऊपर एक सूडो फोर्स, किस तरफ लगाऊं सूडो फोर्स, ऊपर के नीचे, ऊपर तो टेंशन फोर्स लग रहा होगा, तो ये देखो ये मैंने लगा दिया नीचे की तरफ सूडो फोर्स। फॉर्मूला होगा मास, डायरेक्शन जो दिखाई दी ऑपोजिट लग रहा है, क्या फॉर्मूला होगा, मास और एक्सेलरेशन फ्रेम का तो यही एक्सेलरेशन है, तो बस ये वाला जो फोर्स हो गया ये क्या हो गया, सूडो फोर्स हो गया। तो अब ध्यान से देखो, कोई ऑब्जर्वर यहाँ अंदर से देख रहा है इस सिस्टम को, तो इस सिस्टम को देख रहा है तो ऊपर क्या फोर्स दिखेगा उसको, टेंशन। नीचे एक नहीं दो फोर्स दिखाएगा, कितना, एक तो mg और दूसरा ma हो जाएगा। तो जो t होगा, t टेंशन फोर्स, वो यहाँ पे किसके इक्वल हो जाएगा, mg प्लस ma के इक्वल हो जाएगा। ये जो टेंशन है, ये टेंशन ही हमको यहाँ पर इफेक्टिव वेट की रीडिंग देता है, इफेक्टिव वेट। वैसे एक्चुअल वेट कितना होता है, mg। इफेक्टिव वेट मतलब जी में चेंज आ चुका है यहाँ, तो ये जो mg नहीं लेंगे, ये जी को कौन सा जी लेंगे, जी इफेक्टिव लेंगे। तो mg इफेक्टिव, mg और क्या आ गया ये ma, तीनों का m उड़ा दो, तो इस केस में जी इफेक्टिव कितना होता है, g प्लस a हो जाता है। तो टाइम पीरियड ऊपर जाने वाले केस में बदल जाएगा अगर लिफ्ट अपवर्ड एक्सेलरेट कर रही है। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन आपको एग्जाम में बना के दे देंगे, ध्यान ये रखना है, जी की जगह जी इफेक्टिव लेंगे और अपवर्ड के केस में जी इफेक्टिव को जी प्लस ए बना देंगे। तो 2 पाई, ऊपर तो एल ही रहेगा, नीचे क्या आ जाएगा, जी इफेक्टिव की जगह क्या आ गया, जी प्लस ए आ गया। इतना सा चेंज आएगा हमारे फॉर्मूले में। तो अब अपने आप डाउनवर्ड एक्सेलरेशन वाले केस में सोच सकते हैं क्या हो जाएगा, जी इफेक्टिव जी माइनस ए हो जाएगा क्योंकि सूडो फोर्स ऊपर लग जाएगा। तो केस 2 बना सकते हैं अपन। मान लो पूरा जो सिस्टम है, लिफ्ट साथ में पेंडुलम, इसमें डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है, इसमें डाउनवर्ड एक्सेलरेशन, और अगर इसमें डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है तो कुछ ऐसा हो जाएगा, ये है लिफ्ट और इसमें अटैच किया हमने सिंपल पेंडुलम, एल लेंथ, इसका मास m, और ये सिस्टम अपवर्ड एक्सेलरेट कर रहा है। तो इसमें mg दिखाएंगे नीचे, टेंशन फोर्स दिखाएंगे ऊपर, डाउनवर्ड एक्सेलरेट कर रहा है। और अगर एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है तो सूडो फोर्स कहाँ दिखाओगे, ऊपर की तरफ, और रहेगा कितना, m प्लस a रहेगा। तो इस बार फोर्स क्या हो जाएगा, ऊपर दो फोर्स हो गए हैं, t प्लस ma, और नीचे एक ही फोर्स है तो mg के इक्वल हो गया। t कितना हो गया, mg माइनस ma हो गया। t यहाँ पे क्या बताएगा हमको, इफेक्टिव वेट की रीडिंग देगा। वेट तो mg होगा, इफेक्टिव वेट में g बदल जाता है, तो g इफेक्टिव हो गया, ये आ गया mg माइनस ma। तो m कैंसिल, g इफेक्टिव आ गया, g माइनस a। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L अपॉन जी इफेक्टिव, और जी इफेक्टिव क्या आ गया, g माइनस a आ जाएगा। तो ये हुआ केस 2। केस 3, मान लो ग्रेविटी फ्री स्पेस है, ऐसी जगह पर हम SHM का टाइम पीरियड देख रहे हैं जहां ग्रेविटी ही नहीं है। ग्रेविटी नहीं है इस बात का क्या मतलब होता है, g कितना हो जाएगा, 0, g होगा ही नहीं वहां पे। और अगर g 0 हो जाएगा तो देखो t इज इक्वल टू 2 पाई
अंडर रूट एल बाई जी फॉर्मूला होता है, और अगर ये 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, तो टाइम पे फिर से जी लिख दिया मैंने, और यहाँ अगर 0 आ जाएगा तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो कभी क्वेश्चन आया ग्रेविटी फ्री स्पेस में पेंडुलम का टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। एक और केस पॉसिबल है इसमें, मान लो कि जो लिफ्ट है फ्री फॉल की स्टेट में आ गई, कुछ केबल एबल टूट गया और लिफ्ट आ गई फ्री फॉल की स्टेट में। तो अगर ये है हमारी लिफ्ट और ये नीचे की तरफ जा रही थी और केबल टूट गया, तो नीचे की तरफ जाने वाला रिजल्ट अभी ये देखा था हमने, उसमें जी इफेक्टिव क्या होता है, जी माइनस के हो जाता है। अगर जिस केबल से बंधी होती है ये लिफ्ट, वो केबल मान लो टूट गया है, तो टूट गया है तो फिर इसका ई इसके इक्वल हो जाएगा जी, क्योंकि लिफ्ट इस केस में फ्री फॉल की स्टेट में आ जाएगी, सीधा नीचे गिरना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर जी इफेक्टिव बन जाएगा, जी माइनस ई की जगह जी आएगा, तो जी इफेक्टिव कितना हो जाएगा, 0। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई अंडर रूट एल और जी इफेक्टिव होगा, जी इफेक्टिव 0 हो गया, तो टाइम पीरियड फिर से इस केस में क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो कब इनफाइनाइट हो रहा है, ये दो केस में। कौन से दो केस में, ग्रेविटी फ्री स्पेस है तो जी रहेगा ही नहीं, तो भी इनफाइनाइट, और अगर लिफ्ट का फ्री फॉल हो रहा है तो भी जी क्या टी कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, इफेक्टिव जी क्योंकि 0 हो जाएगा। एक और केस देख सकते हैं, केस नंबर कौन सा आ जाएगा, 5। मान लो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन है, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन, इसका क्या मतलब, जैसे मान लो ये रोड है, एक ट्रक है और इसमें लगा हुआ है सिंपल पेंडुलम जिसका मास है m, और ये ट्रक एक्सेलरेट कर रहा है आगे की तरफ। तो अगर आगे एक्सेलरेट कर रहा है, अगर ये नहीं करता एक्सेलरेट, तो नीचे की तरफ क्या लग रहा होता, mg लग रहा होता, और इसका टाइम पीरियड फिर आता t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी आता, लेकिन कुछ चेंज आता है तो g को क्या ले लेते हैं, g इफेक्टिव ले लेते हैं। तो अब देखो यहाँ पे चेंज क्या आया है, राइट की तरफ ट्रक एक्सेलरेट हो रहा है, और अगर ट्रक राइट की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है तो पूरे ट्रक और ये सारा सिस्टम मिलके क्या बन जाएगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाएगा। और अगर ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया तो अपन को लगाना पड़ेगा यहाँ पर एक सूडो फोर्स। कैसे लगाएंगे, फ्रेम के ऑपोजिट लेफ्ट की तरफ, तो क्या हो जाएगा, ये m इंटू ई हो जाएगा। तो अब यहाँ पे इफेक्टिव फोर्स देखो कैसे निकालोगे, इफेक्टिव फोर्स कैसे निकलेगा, ये एक तो फोर्स क्या है mg, और दूसरा क्या आ गया, m में दो फोर्स का रिजल्टेंट चाहिए तो कुछ ऐसे आएगा। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे इस तरफ लग रहा होगा इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स एफ नेट। तो एफ नेट इस केस में क्या हो गया, इन दोनों का रिजल्टेंट कैसे निकलता है, अंडर रूट ऑफ एम ए स्क्वेयर और प्लस क्या हो जाएगा, एम जी स्क्वेयर, एम एफ नेट मतलब मास इंटू जी इफेक्टिव। तो यहाँ से देखो एम स्क्वेयर और एम स्क्वेयर रूट से बाहर आएगा तो एम हो जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा, एक तो ये लिख दे रहा हूँ जी स्क्वेयर और ये आ जाएगा ए स्क्वेयर, ये कैंसिल हो गया, तो जी इफेक्टिव कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ जी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर। तो इस केस में टाइम पीरियड का क्या फॉर्मूला बन जाएगा, अगर पूरा सिस्टम हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेट कर रहा है तो 2 पाई अंडर रूट एल और जी इफेक्टिव की जगह क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ जी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, जी इफेक्टिव की जगह आ गया अंडर रूट ऑफ जी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर आ गया।
तो इतने सारे पॉसिबिलिटीज होती है, ये इतने पॉइंट्स अगर अपन ध्यान रखते हैं तो हमसे सिंपल पेंडुलम का क्वेश्चन बन जाएगा। समझ में आ गया क्या क्या केस हो गए? फिर से एक बार देख लो जल्दी से। सिंपल पेंडुलम में बॉब होता है, लेंथ होती है। एक चीज और समझ लेना है, लेंथ यहां तक नहीं, लेंथ को कहां तक लिया जाता है, ये जो जिस पॉइंट से ऊपर लटका होता है इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। ये वाला पॉइंट हो गया पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। इससे स्फेरिकल बॉब के सेंटर तक लेना होता है डिस्टेंस, यहां तक, इस जगह तक के डिस्टेंस यहां से, तो इसको एल बोलते हैं। और एल का सही नाम लेंथ नहीं, एल को कौन सी लेंथ तो स्ट्रिंग की यहीं तक है, लेकिन हमें लेंथ नहीं लेनी होती, क्या लेनी होती है? इफेक्टिव लेंथ। इफेक्टिव लेंथ मतलब कहां तक की लेंथ लेते हैं? सेंटर तक की लेंथ लेते हैं। पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से स्फेरिकल बॉब के सेंटर तक की लेंथ लेते हैं और उसको क्या बोलते हैं? इफेक्टिव लेंथ बोलते हैं। टाइम पीरियड का फॉर्मूला तो मैंने दिखा दिया डिराइव करके। मेन इसमें था क्या? टाइम पीरियड होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन का m/k, और सिंपल पेंडुलम के लिए m/k किसके इक्वल हो जाता है? l/g के इक्वल हो जाता है, इसलिए m/k की ही जगह पर क्या आ जाता है? l/g आ जाता है। तो ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला हो जाता है, ये निकल गया है। फिर इसमें हमने ये देखा कि जो मेन फॉर्मूला है टाइम पीरियड का, उस फॉर्मूले को देख के ये दो रिजल्ट हमारे हाथ में आते हैं कि रूट l/g होता है, तो टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया रूट l, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ इफेक्टिव लेंथ, और t इज प्रोपोर्शनल टू 1/√g हो गया। अगर t और l के बीच में या t और रूट l के बीच में ग्राफ पूछा जा सकता है आपको, तो t और रूट l तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए, तो इनका ग्राफ कैसा हो जाएगा? स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। लेकिन t और l के बीच में ग्राफ पूछेंगे तो वो स्ट्रेट लाइन नहीं रह जाएगा। t और l के बीच में ये रिलेशन है, t का स्क्वायर प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, और ये बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, y स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू x जैसी कुछ रिलेशन बन गई। तो बिकॉज दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसलिए इसका ग्राफ कैसा हो जाएगा? पैराबोला। पैराबोला में भी एक अपवर्ड हो सकता है और एक राइट या लेफ्ट की तरफ बनाते हैं, तो अपवर्ड नहीं होगा, ये राइट हैंडेड पैराबोला होगा जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक होगा। नीचे की तरफ वाला पार्ट हटा देना है अपन को, क्योंकि टाइम पीरियड माइनस में थोड़ी ना जाएगा। फिर अगर सिंपल पेंडुलम को लेफ्ट के अंदर अरेंज कर दिया और लेफ्ट को अपवर्ड एक्सेलरेट करवाए, तो एल में चेंज नहीं आएगा, इफेक्टिव लेंथ तो वही रहेगी। किस बात में चेंज आता है? जी में चेंज आता है। तो जी में चेंज आने के बाद फॉर्मूला ऐसा बना दिया जाता है, जी में चेंज आएगा, जो भी चेंज आएगा उसको जी इफेक्टिव बोल देते हैं। तो अपवर्ड के केस में क्या आया था? जी इफेक्टिव जी प्लस है। सबको इतना ही ध्यान रखना है, ये कई जगह यूज होता है ऐसा, फ्लूइड मैकेनिक्स में भी यूज किया था, एनएलएम में भी यूज होता है, ये कई जगह यूज होता है। तो अपवर्ड एक्सेलरेशन के केस में जी इफेक्टिव क्या हो जाता है? जी प्लस ए। डाउनवर्ड एक्सेलरेशन के केस में जी इफेक्टिव क्या हो जाता है? जी माइनस ए हो जाता है। ग्रेविटी फ्री स्पेस है तो जी नहीं होगा, जी जीरो हो जाएगा, और जी जीरो हो जाएगा तो टी कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। और अगर लिफ्ट में फ्री फॉल हो रहा है, फ्री फॉल के केस में ए जी के इक्वल होगा, तो इफेक्टिव ग्रेविटी फिर से जीरो हो गई, और इफेक्टिव ग्रेविटी जीरो हो गई तो टी फिर से क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। और हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन अगर हो रहा है तो जी इफेक्टिव हो जाता है अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाता है। तो इतने सारे कॉर्नर्स होते हैं जहां से इसमें से क्वेश्चन आ जाता है, तो इम्पोर्टेंट है ये, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होती है कि यहाँ से क्वेश्चन आता है।